हेलो स्टूडेंट्स। तो हम क्लास 9th साइंस का फर्स्ट लेसन कर रहे थे। लेसन का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट 5 है। अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था? वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता था। अब हमारा आज का टॉपिक है इवेपोरेशन। ये हमारी फर्स्ट लेसन का लास्ट टॉपिक है। हम आज इवेपोरेशन खत्म कर देंगे। तो अब ये किस बला का नाम है इवेपोरेशन? हम एक चीज तो समझ गए हैं कि जब किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आता है तब लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे ही लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं पार्टिकल्स या नहीं? जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा तभी क्या वो लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होंगे? तो इसका जवाब है नो, ऐसा नहीं होता। इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, आप जानते हो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, कपड़े सूखते हैं तो जो कपड़े होते हैं वो गीले होते हैं, फिर उन्हें धूप में डाला जाता है, वो सूख जाते हैं। तो होता क्या होगा, उसमें जो भी पानी होता होगा वो इवेपोरेट हो जाता होगा। ऑब्वियसली वो लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में चले जाता होगा और कपड़े सूख जाते होंगे। लेकिन यहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होता, बट स्टिल कपड़े सूखते हैं, है ना? अगर आप किसी एक बर्तन में अपनी छत पर या फिर कहीं पर भी पानी रख दो, कुछ दिन बाद देखोगे कि वो पानी गायब हो चुका होगा, वो पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा और एटमॉस्फेयर में घूम रहा होगा। तब भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। तो हमें ये चीज समझ आ रही है कुछ कुछ कि कोई भी लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट नहीं मांगता। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, जब तक इससे ये टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने अपनी डेली लाइफ में देखा है कि कपड़े सूख जाते हैं, कहीं पर भी पानी रखो वो उड़ जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ऑल्दो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। तो अब ये क्या सीन है? यही इवेपोरेशन है। जब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। समझ आ गई ये चीज? एक बार हम इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं अपने आसान से शब्दों में। So evaporation is the phenomenon of change of a liquid, the phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point. Then this process is known as evaporation. So the phenomenon of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is known as evaporation. तो कोई भी लिक्विड इस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वाटर का वेपर्स में कन्वर्ट होना, इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, ये चीज हमें समझ आई। अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज होता है? इस चीज को ना हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। देखो, हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें दिया 5 ml पानी,
हमने एक चाइना डिश ली, उसमें भी लिया हमने 5 ml पानी, और एक और चाइना डिश ली, उसमें भी 5 ml पानी ले लिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब को हमने विंडो के पास या फिर फैन के नीचे रख देना है। इस चाइना डिश को भी विंडो के पास या फिर फैन के नीचे रखना है, और इस वाली चाइना डिश को हमें एक कबर्ड में बंद करके रखना है। चीज समझ आ गई? फिर हमने क्या नोटिस करना है कि कौन से वाले कंटेनर का पानी जल्दी इवेपोरेट होगा, इन्हें इवेपोरेट होने में कितना टाइम लगेगा इंडिविजुअली, और अगर पॉसिबल हो तो इस एक्टिविटी को आप किसी रेनी डे दोबारा से परफॉर्म करना, मतलब अभी कर लो जब रेनी डे नहीं है, फिर दोबारा से किसी बारिश वाले मौसम में, बारिश के दिन में इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना, फिर ऑब्जर्व करना कि क्या चेंजेस आए हैं। तो इस एक्टिविटी को अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आप क्या क्या पाएंगे, क्या क्या समझेंगे, वो हम देखते हैं। तो इस एक्टिविटी को करने के बाद एक बात तो क्लियर है कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया के इंक्रीज होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। जो विंडो के नीचे हमने टेस्ट ट्यूब में 5 ml पानी रखा था, उसे ज्यादा टाइम लगा इवेपोरेट होने में एज कंपेयर टू द वाटर केप्ट इन द चाइना डिश। चाइना डिश फ्लैट होती है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है टेस्ट ट्यूब के कंपैरिजन में, तो इस वजह से चाइना ट्यूब में जो चाइना डिश में जो पानी रखा था वो इवेपोरेट जल्दी से हो गया टेस्ट ट्यूब के कंपैरिजन में। तो एक बात क्लियर है कि सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। ये चीज आपने अपने डेली लाइफ में भी देखी होगी कि अगर चाय गर्म होती है तो आप उसे कटोरी में डाल के या फिर सॉसर में डालकर ठंडा करके पी लेते हैं। तो वो जो ठंडा हो रहा है चाय, देखो कप में रखा है चाय, इसका सरफेस एरिया कम है, हम इसे प्लेट में डालते हैं या फिर किसी सॉसर में डालते हैं तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। इसी वजह से चाय ठंडी हो जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होने से इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, एंड इवेपोरेशन इंक्रीज होगा तो चाय ठंडी हो जाएगी। अगर आप कपड़े भी सुखाते हैं तो उन्हें एकदम खोल कर सुखाते हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, ये चीज हमें समझ आ गई। अब एक दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ता है, क्योंकि पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी आ जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी, वो ज्यादा इवेपोरेट होंगे। समझ आई ये चीज हमें? अब एक और फैक्टर है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब जब एयर का मॉइस्चर लेवल कम होता है तो इवेपोरेशन ज्यादा होता है। देखो एयर में आप जानते हो वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। अब इवेपोरेशन से ये जो पानी इवेपोरेट होगा उसे होल्ड करने के लिए जगह की जरूरत है। उसे पकड़ करके कौन रखेगा? अगर हमारी एयर में जगह ही नहीं होगी तो वो जो इवेपोरेशन से पानी इवेपोरेट होके वेपर्स बन रहा है, इसे कौन होल्ड करके रखेगा? तो बहुत जरूरी है कि ह्यूमिडिटी कम हो एयर में, तब इवेपोरेशन का रेट बढ़ता है। आपने नोटिस किया होगा कि बारिश के दिनों में पानी जो मतलब कपड़े होते हैं वो जल्दी से सूखते नहीं हैं। कारण यही है, उस वक्त एयर में मॉइस्चर होता है, एयर में वाटर वेपर्स को होल्ड करने के लिए कैपेसिटी नहीं होती उतनी। इस वजह से जो रेनी डेज होते हैं उनमें रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है और कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं। तो ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, ये चीज हम समझ गए। अब एक लास्ट फैक्टर है विंड स्पीड। विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड बहुत ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि इस विंड की मदद से जो पानी के पार्टिकल्स
किसी भी कपड़े में या फिर किसी भी चीज में मौजूद होंगे, वो तेज चलती हुई विंड अपने साथ वाटर पार्टिकल्स को ले जाएगी उड़ा करके। इस वजह से जिस दिन ज्यादा हवा चल रही होती है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। कपड़ों में होते हैं पार्टिकल्स पानी के, तो तेज हवा इन वाटर पार्टिकल्स को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। विंड की स्पीड इंक्रीज होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी? सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है तो इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, विंड स्पीड बढ़ती है तो इवेपोरेशन बढ़ता है। सो दीज वर अ फ्यू फैक्टर्स दैट अफेक्ट इवेपोरेशन। अब सवाल है कि इवेपोरेशन होता कैसे है? हो गई होगी। अब ऐसा कैसे होता है ये भी हम जान लेते हैं। एक बात तो हम जानते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, रैंडमली दे ऑलवेज मूव, ठीक है, हमेशा मूव करते रहते हैं। तो लिक्विड के केस में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। लिक्विड का जो सरफेस होता है, देखो मान लो ये एक कंटेनर है, इसमें मैंने एक लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, तो ये उसका सरफेस होगा। ऊपर से अगर हम देखें, ये ऊपर से सरफेस होगा और इसको मैं कुछ इस तरह से देखूंगी, कुछ ऐसा सा दिखेगा वो ऊपर से, और यहाँ पर होंगे पार्टिकल्स लिक्विड के, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स। और अगर वैसे देखें तो ऐसा दिखेगा कुछ, ये होगा उसका सरफेस ऊपर वाला। तो लिक्विड्स में क्या होता है, जो इनका ऊपर वाला सरफेस होता है ना, यहाँ पे जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं इनके पास ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ दिस साइड। चीज समझ आई हमें? मतलब लिक्विड्स में सरफेस के पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी होती है, और इनके पास ज्यादा एनर्जी होने के कारण यहां पर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं ना सरफेस से जस्ट नीचे, तो सरफेस के पार्टिकल्स का इन नीचे वाले पार्टिकल्स के साथ होता है बॉन्ड, लेकिन अब इनके पास है ज्यादा एनर्जी, तो ये नीचे वाले पार्टिकल्स के साथ बॉन्ड तोड़कर इवेपोरेट हो जाते हैं। इनके पास ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि हमें एनर्जी ही तो चाहिए पार्टिकल पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, ओवरकम करने के लिए। यहाँ पर सरफेस के पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी होती है, वो नीचे वाले पार्टिकल्स से अपना बॉन्ड तोड़कर इवेपोरेट हो जाते हैं। बोलते हैं कि भाई तेरे पास ज्यादा एनर्जी नहीं, मेरे पास ज्यादा एनर्जी, चल बाय बाय बाय, ऐसा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना मतलब कि इसमें सिर्फ सरफेस वाले पार्टिकल्स ही इवेपोरेट होते हैं। अब जब ये वाले पार्टिकल्स इवेपोरेट हो गए, फिर यहाँ पर नीचे वाले पार्टिकल्स ऊपर सरफेस पर आ जाएंगे, राइट, वो सरफेस बन जाएगा, फिर वो थोड़ा एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे यहाँ वहाँ से, फिर इवेपोरेट हो जाएंगे नीचे वाले से बॉन्ड तोड़कर। ऐसे होते 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 ये सारा पानी उड़ जाएगा। समझ आ गई हमें ये चीज? इवेपोरेशन मतलब किसी भी एक लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, इसे इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस के पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी होती है, इस वजह से वो नीचे वाले पार्टिकल्स से अपना बॉन्ड तोड़कर इवेपोरेट हो जाते हैं। क्लियर है? अब ये सवाल है कि सरफेस के पार्टिकल के पास जो एनर्जी आई वो कहां से आई भाई? किसने इन्हें एनर्जी दे दी और इन लोगों को नहीं दी? ये इतनी बड़े धोखेबाजी क्यों? तो होता ये है कि ये जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं ये थोड़े चंट होते हैं। सरफेस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से एक्स्ट्रा हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप? आसपास तो बहुत गर्मी होगी ना, अगर गर्मी नहीं भी होगी तो थोड़ी बहुत हीट एनर्जी तो एटमॉस्फेयर में रहती है। तो ये सरफेस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से एक्स्ट्रा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, या फिर अपने सराउंडिंग से
डजेंट मैटर कि एटमॉस्फेयर से, अपने आसपास से, सराउंडिंग से अपने एक्स्ट्रा एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके ये नीचे वाले पार्टिकल्स के साथ बॉन्ड तोड़कर भाग जाते हैं। हमें चीज समझ आई? इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आती है बॉन्ड तोड़ने के लिए? इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आती है अपने सराउंडिंग से, क्योंकि ये ऊपर होते हैं, इनका कांटेक्ट होता है ऊपर वाले बंदों से, है ना? इनका तो कांटेक्ट होगा ना, ये तो ऐसे ऊपर रहते हैं तो इनका एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट है। ये क्या करते हैं? सराउंडिंग से हीट को ऑब्जॉर्ब करके नीचे वाले पार्टिकल्स से अपने बॉन्ड को तोड़कर इवेपोरेट हो जाते हैं। अब देखो, जो इन्होंने एक्स्ट्रा एनर्जी अपने सराउंडिंग से ले ली, वहां पर तो एनर्जी की शॉर्टेज हो गई ना, हीट एनर्जी यहां पर कम हो गई, तो यहां पर एक पल के लिए ठंडक हो जाती है। पार्टिकल्स ने अपने आसपास से हीट एनर्जी ले ली, अब वहां पर हीट तो पार्टिकल्स ने अब्सॉर्ब कर ली इवेपोरेशन के लिए, है ना? पार्टिकल के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए उन्होंने एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली। एटमॉस्फेयर हो गया ठंडा। दैट्स व्हाई वी से कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से ठंडक होती है। दिस इज द रीजन, क्योंकि पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर से अपनी एनर्जी को, एक्स्ट्रा एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं ताकि वो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ओवरकम कर सके, और वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके इवेपोरेट हो जाते हैं। जो उन्होंने एटमॉस्फेयर से एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया, वहां पर ठंडक हो जाती है, और इस वजह से इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। हमें एकदम गहराई से ये बात समझ आ गई। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा गर्मियां होती है ना, तब लोग अपनी छत पे पानी स्प्रिंकल करते हैं, गरम गरम छत पे ठंडा ठंडा पानी स्प्रिंकल करते हैं। तो क्या होता है कि ये वाटर के पार्टिकल्स अपने एटमॉस्फेयर से एनर्जी को अब्सॉर्ब करके उड़ जाते हैं, एंड दे मेक द एटमॉस्फेयर, द सराउंडिंग कूल। इस वजह से हमारी छत ठंडी हो जाती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप अपने हाथ पर नेल पॉलिश रिमूवर गिरा लें या फिर थोड़ा लगा लें, या सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर आजकल बहुत चल रहा है, हैंड सैनिटाइजर आप अपने हाथों पर लगा लें, तो आपके हाथ को ठंडक फील होती है कुछ पल के लिए, राइट? ये क्यों होती है? क्योंकि जो आपके सैनिटाइजर के पार्टिकल्स हैं वो आपके पाम से एक्स्ट्रा हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं, और इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, है ना? एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्सॉर्ब करके इवेपोरेट हो गए, आपकी पाम हो गई ठंडी, इस वजह से आपको वहां पर ठंडा ठंडा फील होता है। तो इवेपोरेशन हम समझ चुके हैं, हम एक और बात जान चुके हैं कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो इसी बात से अब एक सवाल सामने आ गया कि व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? हम गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स क्यों नहीं पहनते? देखिए, होता यूं है कि आप सभी जानते हैं, जब भी गर्मियां आती हैं तब हम ज़्यादा स्वेट करने लगते हैं, राइट? हमारी बॉडी का एक अपना मैकेनिज्म होता है, एक नेचुरल मैकेनिज्म, जिससे कि हमारी बॉडी ठंडी रहती है। हम ज़्यादा स्वेट करते हैं, वो पानी के पार्टिकल्स अपने एनवायरनमेंट से एक्स्ट्रा एनर्जी को लेकर इवेपोरेट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई बॉडी बिकम्स कूल। ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिससे कि गर्मियों में हमारी बॉडी ठंडी रह सके। तो कॉटन क्लोथ्स हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि कॉटन एक गुड अब्जॉर्बर है। ये हमारे स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेता है, और वो पानी, मतलब वो स्वेट को अब्जॉर्ब करके कपड़ा गीला हो जाता है, और वो गीला कपड़ा सीधा एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है। फिर क्या होता है कि वो पानी के पार्टिकल्स जो कि कपड़े पर मौजूद हैं, वो पार्टिकल्स एनवायरनमेंट से अपनी एक्स्ट्रा हीट को अब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होने लगते हैं। इस वजह से हमारी बॉडी ठंडी रहती है। सीधी सी बात है, कॉटन एक गुड अब्जॉर्बर है। वो हमारी बॉडी के स्वेट को अब्जॉर्ब करता है और उसे सीधा एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में ला देता है,
सीधा इन्वायरमेंट में एक्सपोज कर देता है। और यही हम कोई और सा क्लोथ पहन लेंगे तो अगर वो गुड अब्जॉर्बर नहीं होगा तो वो पानी को अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। हमारी बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच में वो एक लेयर बन जाएगी। इस वजह से हमारी बॉडी क्या करेगी, स्वेट तो करेगी मगर ठंडी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो बीच में एक लेयर आ गई, जिस वजह से यहाँ पर बॉडी पर पानी के पार्टिकल्स तो हैं लेकिन इस चीज ने उसे अब्जॉर्ब नहीं किया, तो ये इवेपोरेट कैसे होंगे, बॉडी ठंडी कैसे होगी। इस वजह से हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, बिकॉज कॉटन इज गुड अब्जॉर्बर ऑफ वाटर, स्वेट। वो पानी को अच्छे से अब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी के जो स्वेट है उसे इवेपोरेट होने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ठंडी रहती है। हमें चीज समझ आ गई? ओके। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में कई दफा पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस, तो जब मैं आपको पढ़ाने के बीच बीच में क्वेश्चंस बताती हूँ ना, उन पर ज्यादा गौर करा करें, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइज कोल्ड वाटर। ये चीज आपने भी नोटिस करी होगी कि गर्मियों के टाइम जब आप ठंडा ठंडा पानी फ्रिज से निकालते हैं और उससे आप बॉटल से एक ग्लास में डाल रहे होते हैं, तब क्या होता है कि वो ग्लास का जो सरफेस होता है बाहर वाला, वहां पर छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। देखो क्या होता है कि जब हम ठंडे ठंडे पानी को ग्लास में डालते हैं तो एटमॉस्फेयर में ना बहुत सारे वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे वाटर वेपर्स होते हैं इतनी गर्मी में। तो ये वाटर वेपर्स जब ठंडे ठंडे पानी के कांटेक्ट में आते हैं, अंदर ठंडा पानी है, ये सरफेस भी ठंडा हो जाता है, तो जब ये गरम गरम वाटर वेपर्स ठंडे ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये वाटर वेपर्स गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमें ग्लास के आउटर सरफेस पे छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आती हैं, क्योंकि वो वाटर वेपर्स होते हैं, ठंडे ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आने से वो कंडेंस हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में। समझ आ गई हमें ये चीज? तो इसलिए हमें वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं जब हम गर्मियों में ग्लास में ठंडा ठंडा पानी डालते हैं। तो हमने जान लिया इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन के कुछ लाइव एग्जांपल्स डेली लाइफ से रिलेट करके भी देख लिए, कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस का जवाब भी देख लिया, और इसी चीज के साथ हमारा ये लेसन खत्म हो गया। इवेपोरेशन वाज द लास्ट टॉपिक और हमारा ये पूरा का पूरा लेसन खत्म हो चुका है। अब बस इन टेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं और उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस, मतलब एक्सप्लेनेशन पूरी खत्म हो चुकी है। क्वेश्चन आंसर रहते हैं, उन्हें भी हम देख लेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो अगर आपको चीज़ें इजी लगी, चीज़ें समझ आई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर क्लास 9th और 10th का मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, इन सभी सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो अब हम एक काम करते हैं, इवेपोरेशन टॉपिक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा है इवेपोरेशन के बारे में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। सो क्वेश्चन इज, व्हाई डज पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन ऑन इट। जब आप अपनी हथेली पर थोड़ा सा एसीटोन डाल लेते हो तो आपके पाम को ठंडा ठंडा क्यों फील होता है। इस चीज़ को हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम एसीटोन को अपने पाम पर डालते हैं तो एसीटोन के पार्टिकल्स सराउंडिंग से एक्स्ट्रा एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो इवेपोरेट हो जाते हैं। तो सराउंडिंग्स से जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसकी वजह से सराउंडिंग्स ठंडी हो जाती हैं, इस वजह से हमारे पाम को ठंडा महसूस होता है। तो यही चीज़ हमें अपने आंसर में लिखनी है। When we put some acetone on our palm, when we put some acetone on our palm, its particles gain energy from the palm or surroundings। ठीक है, एनर्जी को पाम से या फिर सराउंडिंग से
अब्जॉर्ब करके वो इवेपोरेट हो जाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम एंड इवेपोरेट, इवेपोरेट, causing the palm to feel cold, causing the palm to feel cold. So when we put some acetone on our palm, its particles gain energy from the palm or surroundings and evaporate, causing the palm to feel cold. जब भी हम एसीटोन को अपने हाथ पर लगाते हैं तब उसके पार्टिकल्स हमारी हथेली से या फिर अपने सराउंडिंग से एक्स्ट्रा एनर्जी को अब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं, जिस वजह से हमारी पाम में ठंडक महसूस होती है। यही सेम क्वेश्चन पेट्रोल के फॉर्म में भी आ सकता है कि मतलब व्हाई डज पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम पेट्रोल ऑन इट। इसका भी सेम यही रीजन है कि पेट्रोल के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर से एक्स्ट्रा हीट को अब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं, इस वजह से हमारी हथेली पर ठंडक महसूस होती है। तो एक और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है जो कई दफ़ा 2 मार्क्स में पूछा जाता है, बहुत 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 ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। क्वेश्चन है कि वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट्स बिकम कूल ड्यूरिंग समर व्हाई। आपने देखा होगा कि आप लोग अपने घर में मटका वगैरह यूज़ करते होंगे, तो गर्मियों में भी इस मटके का पानी ठंडा होता है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसके पीछे क्या कहानी है? तो होता ये है कि इस मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं और उन पोर्स तक ना पानी आ जाता है, उन पोर्स में भी पानी भर जाता है। मतलब आप उसके सरफेस को टच करके देखना, वहाँ पर भी थोड़ा गीला गीला या फिर नमी सी महसूस होती है। तो इन पोर्स में पानी आ जाता है, वो पानी रिसता रहता है। अब ये देखो, पानी आ गया सरफेस के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। अब क्या होगा? ये पानी के पार्टिकल्स हीट एनर्जी, मतलब जो एटमॉस्फेयर में एक्स्ट्रा हीट एनर्जी है उसे अब्जॉर्ब करेंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे। और इसी इवेपोरेशन की वजह से क्या होगा? ठंडक, क्योंकि एक्स्ट्रा हीट तो पार्टिकल्स ने अब्जॉर्ब कर ली और वो उड़ गए और सराउंडिंग में क्या हो गई? ठंडक। तो इस वजह से अर्थन पॉट मतलब मटका, तो इसी वजह से मटके का पानी ठंडा रहता है गर्मियों में भी। यही चीज़ हमें अपने आंसर में लिखनी है कि अर्थन पॉट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ होल्स एंड अर्थन पॉट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ होल्स, या फिर पोर्स भी लिख सकते हैं आप, पोर्स ज़्यादा अच्छा लगेगा, पोर्स ही लिख लीजिए। अब अर्थन पॉट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ होल्स या पोर्स थ्रू विच वाटर केप्ट इन इट, थ्रू विच वाटर केप्ट इन इट सीप्स आउट। सीप्स आउट का मतलब होता है रिसना, मतलब सरफेस के कांटेक्ट में आ जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। जो भी पानी को आप अर्थन पॉट में रखते हैं वो रिस रिस के उन पोर्स के थ्रू होकर हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं। सो वाटर केप्ट इन इट सीप्स आउट एंड इवेपोरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉट, फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉट, कूलिंग द होल सिस्टम, कूलिंग द होल सिस्टम। तो अर्थन पॉट में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स में पानी जाते रहता है, फिर एक टाइम आता है कि वो पानी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाता है। एटमॉस्फेयर से पानी के पार्टिकल्स हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं एंड यू नो कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इस वजह से वो मटके का पानी ठंडा हो जाता है। ये 2 बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स में कई दफ़ा पूछे जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आप अगर बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होने लगता है। अगर आप थोड़ी रनिंग कर लेते हैं आपको ठंडक महसूस होने लगती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेट करती है उस वक्त। स्वेट के पार्टिकल्स इन्वायरमेंट से एक्स्ट्रा हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं और इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इस वजह से हमारी बॉडी ठंडक महसूस करती है। तो अब मेरी समझ से हमने इवेपोरेशन टॉपिक को बहुत डीपली पढ़ लिया है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना है तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियोस में हम लास्ट बचा हुआ इंटेक्स क्वेश्चन खत्म करेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स, और फिर अब इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे।
तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।